चलो अब शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं अपने टॉपिक का। अच्छा ये बताओ मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। हमने कहा पहला टॉपिक मॉडर्न इंडिया शुरू करने वाले हैं। आधुनिक का मतलब क्या है और हमारी क्लास में कितने लोग आधुनिक हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, करंट पीरियड विच इज गोइंग ऑन। Saudi Arabia is a developed country. Yes or no? It is a developed country. Is it modern country? फिर नहीं, मैं तो मॉडर्न हूं, तुम्हारा पता नहीं मुझे। नहीं, मैं मॉडर्न हूं, बहुत मॉडर्न हूं मैं तो। मॉडर्नाइज होने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकता क्या है? हाँ, सोसाइटी विच इज लिबरल, ठीक है, एक समाज जो कि लिबरल हो। और आधुनिकता क्या है? अच्छा एक बात और, हाँ, आज तक तुम लोगों से हो सकता है तुम्हारे सवाल छीने गए हो, ठीक है, मैं तुम्हें वो सवाल लौटा रहा हूं। बिंदास होके जो भी सवाल हो वो पूछना, सिवाय मेरे वजन के, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आए दिमाग में, सिलेबस से रिलेटेड जो हम पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आए, ठीक है, बिंदास होके पूछना, बिना ये सोचे कि पड़ोसी क्या सोच रहा है या मेरा सवाल कोई बहुत बेवकूफाना भरा सवाल तो नहीं है, पैटी क्वेश्चन तो नहीं है। बेटा कोई सवाल बेवकूफाना सवाल नहीं होता। सही सवाल आपको सही दिशा देता है। तो सवाल मेरे प्यारे बच्चों खुल के पूछो यहां, ठीक है। और जो चीजें मन में आ रही हैं, मैं तुमसे तुम्हारे विचार पूछ रहा हूं तो चुप क्यों हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आप क्या सोचते हो आधुनिकता, तो जो आप सोच रहे हो बिंदास बोलो ना। ये क्यों सोच रहे हो इसके लिए कि यार ये कहीं मैं गलत तो नहीं हूं? आप गलत हैं या सही है उसका निर्धारण मैं करूंगा ना। मैंने ये तो नहीं बोला कि इन्होंने कुछ गलत कहा या किसी और ने कुछ गलत कहा। आप भी बोलो आप जो सोचते हो। आपकी नजरों में आधुनिकता क्या है? जैसे यहां से एक जवाब आए कि सर ये कि सोसाइटी के अंदर अगर लिबर्टी हो या नई चीजों को एक्सेप्ट करना हो, वो आधुनिकता है, ठीक है। तो आधुनिकता असल में क्या है बेटा? ये सारी की सारी चीजें, नई चीजों को करना, रिलीजियसली टॉलरेंट होना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारी की सारी चीजें आधुनिकता होती हैं, ठीक है। पर आधुनिकता का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वो होता है मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म। जब भी कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गोल से ज्यादा, व्यक्तिगत जरूरतों से ज्यादा मानव जगत की जरूरतों के बारे में सोचता है, एक सोसाइटी जहां लोगों की विचारों को उतना ही कंसिडर किया जाता है जितने आपके अपने विचार, वो आधुनिकता होती है। इंडिया में हर जगह आधुनिकता नहीं है, ठीक है। तो भारत अभी आधुनिक हो रहा है। भारत एक आधुनिक देश नहीं है, अभी वैचारिक आधुनिकता चल रही है। हां, कई चीजों में है, टेक्नोलॉजिकली भारत एडवांस है, हो रहा है, काफी चीजें हमारे देश में बहुत एडवांस है, ठीक है। पर वैचारिक आधुनिकता से हम अभी भी जूझ रहे हैं। हम अभी भी ये सोचते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने से पहले हम कभी भी अपने आप को खुल के अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो अभी भी पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीयों को नहीं है। और जब पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए हम अभी पूरी तरह से आधुनिक नहीं हुए। अब वो आधुनिकता क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीयों का दिमाग अभी इतना विकसित हुआ नहीं है कि हमें कब कहां क्या बोलना है, ठीक है, ये पता नहीं होता, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अभी भी हम इस बात पे, अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, इसलिए जबान फिसलती ज्यादा है। इसीलिए कानून को मजबूरन आपकी जबान पे लगाम लगानी पड़ती है, समझे।
इसलिए खुल के आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो हमारा देश धीरे धीरे आधुनिक हो रहा है, पूरी रूप से आधुनिक अभी नहीं है। ठीक है, इसका एक और कारण है अशिक्षा। भारत में एजुकेशन अभी भी 70% में है, बट एक्चुअली क्या सही मायनों में वो 70% है? भारत में तो ये एजुकेटेड का मतलब क्या हुआ, जितनी भी आपकी डेजिग्नेटेड लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी आपकी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में किसी भी एक भाषा में लिखना पढ़ना बोलना जानता हो तो वो एजुकेटेड है। पर क्या वो एजुकेटेड बंदा जो लिखना पढ़ना बोलना जानता है, क्या उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, या वो अभी भी अंधविश्वास में मानता है? इवन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी एक डेवलप्ड या आधुनिक देश नहीं है। वहां भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अंधविश्वास या बाकी सारी चीजों में मानती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। समझे? तो जिन लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, ह्यूमनिज्म का थॉट नहीं है, वो आधुनिक नहीं होते हैं, वहां आधुनिकता की कमी होती है। तो आधुनिकता सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है, वहां मानवों के अधिकार हो गए कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, और वो कई सारी चीजों, टेक्नोलॉजी और उन कई सारी चीजों से, ऐसे कई सारे घटकों से मिलके बनता है। तब जाके जब ये सारी की सारी चीजें अचीव हो जाती हैं, यानी समाज में फ्रीडम आ जाती है, सोसाइटी में फ्रीडम आती है, जो व्यक्ति होता है उसको जैसा वो चाहे वो फ्रीडम हो गया। ठीक है, एक्सप्रेशन का अधिकार मिलता है। और जब हम दूसरे के अधिकारों को सामने रख के हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जब हम जगत कल्याण के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो आधुनिकता आती है। भारत की जो प्राचीन परंपरा है, उस प्राचीन परंपरा में आधुनिकता है। ठीक है, बट भारतीय ही आधुनिक नहीं है। कभी आकर अभी हम हमारा संविधान पढ़ेंगे तो संविधान पढ़ते हुए तुम्हें समझ में आएगा कि संविधान वास्तव में कितना आधुनिक है, बस हम ही पीछे रह गए। ठीक है, तो कई लोग तुम्हें बोलते हुए सुनेंगे कि जी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं है भाई साहब, आप गलत हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सोच नहीं रखते। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक इसके अंदर आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का भारत में आगमन। अब सबसे पहले भारत, यूरोपीय भारत आए क्यों, दुनिया में इस समय पे चल क्या रहा था, इस कंडीशन को समझते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर आपका काफी लंबे समय से, ठीक है, भारत जो था वो क्या था, एक प्रोडक्शन हब था। 326 ईसा पूर्व भारत में आया था अलेक्जेंडर, यानी सिकंदर महान, और इसने भारत में जब आक्रमण किया था, आक्रमण के बाद भारत और यूरोप के बीच में सीधा व्यापार शुरू हुआ था। ठीक है, और यह व्यापार सदियों सदियों से चला आ रहा था। ठीक है, भारत के अंदर अगर हम एडवांसमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, तो तकनीकी रूप से भारत बहुत विकसित देश हुआ करता था। ठीक है, फिर हुआ क्या, जबकि ये लोग, ये पूरा का पूरा जो यूरोपियन देश हैं, ये सारे के सारे यूरोपियन देश, ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही, मतलब कह लो कि पिछड़ी हुई सोच लेके ये लोग जिया करते थे। ठीक है, मैं इनको पिछड़ा हुआ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनकी सारी की सारी जो नॉलेज थी वो आती थी, वो ड्रॉ होती थी सिर्फ एक लिटरेचर से जिसका नाम था बाइबल, और बाइबल पे लिखे हुए टीकों से, यानी उसके ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी हैं। और अकॉर्डिंग टू बाइबल दुनिया जो थी वो फ्लैट थी। ठीक है, अंग्रेजी में कहावत है, आई विल बी विद यू टिल द एज ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के कोने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हिंदी में ऐसा कोई कहावत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें तो पहले से ही पता है भू क्या है। अरे जमीन तो गोल है। ठीक है, इंडियंस जो थे उन्हें पता था कि वर्ल्ड जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। ठीक है, आर्यभट्ट इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था, जहां तक यहां ये लोग सोच रहे थे कि जी दुनिया फ्लैट है और हम वहां से नीचे गिर जाएंगे, और जो अर्थ है वो फ्लैट है और एक जगह पे ऐसे रुकी हुई है,
और सन ऐसे ऐसे करके चारों तरफ घूमता रहता है इसके। ये तो ये सोचते थे। ठीक है, आर्यभट्ट ने अपनी किताब सूर्य सिद्धांतम, कौन सी किताब? सूर्य सिद्धांतम में पहली बात कहा कि अर्थ जो है वो स्टैटिक नहीं है, सन के चारों तरफ घूमती है हमारी अर्थ, और उसमें 364.8 डेज लगते हैं। सोचो, बिना किसी सैटेलाइट के ये कैलकुलेशन निकाली थी उन्होंने। थोड़े घंटों से ही तो रह गए, है ना? ठीक है, तो ये थे हमारे लोग। तो हम तो इतने एडवांस लोग थे। ठीक है, तो इंडिया जो था, अब अगर हम देखें अभी, अमेरिका उठा लो, ठीक है, और ये सारे के सारे देश उठा लो, यूरोप और अमेरिका, मतलब नाटो प्लस अमेरिका, ठीक है, इसमें जापान फ्री दे दो। इनकी जितनी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, इतनी अकेली भारत की अर्थव्यवस्था थी। इस समय पे वर्ल्ड जीडीपी का 60% भारत में उत्पादन होता था। हम इतने रिच हुआ करते थे। ठीक है, और मजे की बात यह है कि इंडिया के अंदर ये रिचनेस, जो हमारी अमीरी थी, रईसी थी, वो रईसी के लिए हमारे कंट्री के अंदर सोने के भंडार नहीं थे। हमारे देश में सोना नहीं हुआ करता था। सोना हमारे देश में आता था किससे? व्यापार से। तो हम लोग चीजों को बाहर बेचते थे, बदले में आता था। अलेक्जेंडर भी यहां से व्यापार किया करता था। देखो, ये ईरान इराक का क्षेत्र है, इसे पहले पर्शिया कहा जाता था। क्या कहते थे? पर्शिया। और ये जो पर्शिया है, इसका ये छोटा सा क्षेत्र भारत का, ठीक है, ये छोटा सा क्षेत्र, ये इनके एम्पायर के टाइम पे आता था। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया इन्वेड किया था, वो पर्शिया का हिस्सा हुआ करता था। तो पर्शिया का इसे 21st स्टेट का 21st राज्य कहा जाता था। इस 21वें जो राज्य है, यहां से होने वाली आमदनी पर्शिया के पूरी जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी, इनकी कॉलोनी यहां हुआ करती थी, यहां हुआ करती थी, इजिप्शियन रीजन इनके कवरेज में थे, और बाद में तो रोमानिया तक पहुंच गए थे। इन सारी जगहों से कमाई एक तरफ और भारत से कमाई एक तरफ, वो भी सोचो इतने छोटे से हिस्से से। तो तब से ही भारत और इनके बीच में सीधा व्यापार खुलता है। ठीक है, दूसरी तरफ पूरा का पूरा यूरोप आपका जूझ रहा था किससे? पिछड़ेपन से। कैसा पिछड़ापन भाई? आर्थिक पिछड़ापन था, वहां कुछ चीजें नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां पे जो व्यवस्था चल रही थी, इसको हम लोग फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब यह है कि राजा जो है वो अपने किंगडम को जब पूरी तरह से खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है? वो राज्य को स्टेट्स में डिवाइड करता है, स्टेट्स के अंदर एक गवर्नर बिठाता है। तो इसमें नया क्या है? वो तो हमारे यहां पे अभी भी है, पर इस गवर्नर को असल में इस राज्य का मालिक बना देता है। ठीक है, अब ये मालिक क्या करता था? ये राजा से तनख्वाह नहीं लेता था, ये तनख्वाह उगाता था किससे? अपने राज्य से। और राज्य से जो इसे पैसा मिलता था, उसका एक बहुत बड़ा भाग अपने पास रखता था और एक छोटा भाग राजा को भेजा करता था। इस व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था या फ्यूडलिज्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फ्यूडलिज्म में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो हमेशा होता है कृषकों का, फार्मर्स का। ठीक है, साथ साथ व्यापारी वर्ग का, क्योंकि कोई एक कॉमन लॉ तो नहीं है, तो फ्यूडल लॉर्ड पे डिपेंड करता है, उस राजा पे डिपेंड, जो वहां का लॉर्ड है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना एक्सप्लॉयटेशन अपने लोगों का कर रहा है। और ये क्या करता था? उन लोगों से ढेर सारा पैसा उगाता था, और जिस वजह से ना व्यापार डेवलप होता था, ना कृषि डेवलप होती थी। ठीक है, अब फ्यूडल को ऐसा करने के लिए शक्ति कहां से मिलती थी? इसको ऐसा करने की शक्ति मिलती थी चर्च से, क्योंकि जितने भी चर्चेस हुआ करते थे, वो इन्हें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहते थे। ईश्वर का प्रतिनिधि कहने का मतलब यह है कि जो राजा कहेगा वही कानून होगा। ठीक है, ये फंडा पूरी दुनिया में चला है, सिर्फ भारत में ही नहीं। यही नहीं, यूरोप में भी, भारत में भी।
भारत में भी जैसे अगर हम मध्यकाल पढ़ते हैं तो मध्यकाल में एक राजा है जिसका नाम है घियासुद्दीन बलबन। और बलबन अपने आप को क्या कहता था? नायब ए खुदा और जिल्ले इलाही। नायब ए खुदा का मतलब होता है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव, जिल्ले इलाही का मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड, ईश्वर की परछाई। ठीक है, तो ये अपने आप को कह रहा है। गुप्त काल में जाओ, इससे पहले भारत के अंदर जाओ, तो भारत के अंदर आपके गुप्त राजा, इनके टाइटल्स क्या हुआ करते थे? परमेश्वर, एकेश्वर, परम भट्टारक। ठीक है, ये टाइटल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? कि भाई जो राजा है वो सीधे सीधे किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब इसके अलावा जरा अपने गढ़वाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, रॉयल्टी, टिहरी रियासत। टिहरी की रियासत के जो राजा हुआ करते थे, परमार राजा होते थे, उनका टाइटल क्या होता? परम बद्रीनाथ, यानी बद्रीनाथ के समान। इनके टाइटल ये हुआ करते थे। अब इस टाइटल से आप क्या समझते हो? यानी ये भी किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब सवाल आता है कि ये रिप्रेजेंटेशन बनाए क्यों क्या? मतलब एक राजा ऐसे टाइटल क्यों ले रहा है कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहा हो? डोमिनेंस के लिए तो फिर तलवार है। अशोक ने कभी ऐसा टाइटल नहीं लिया। इलैबोरेट। सो अशोका वॉज डूइंग सेम। हाँ, ताकि लोग उनकी माने। हाँ, कुछ हद तक। हाँ, मोर फेथफुल टुवर्ड्स हिम ना। ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज समझो, एक समान लोगों में अगर कोई राजा बनना चाहता है तो राजा बनेगा कैसे? जैसे ये क्लासरूम है, इसमें मैं कहता हूं भाई कि मैं राजा, ये बोल देगा क्यों? मेरे में क्या कमी है? वो बोलेगा क्यों? मेरे में क्या कमी है? ऐसे में मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? सिर्फ एक ही कंडीशन पे तो करूंगा मैं, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर ईश्वर का। अब जहां धर्म आता है वहां सवाल बंद हो जाते हैं। यू डोंट क्वेश्चन रिलीजन ना, आप धर्म पे सवाल नहीं उठाते, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव, ताकि उसके ऊपर सवाल ना उठाए जाए। ठीक है, भारत के अंदर इनिशियली ये ब्राह्मण्स ने किया, मध्यकाल में इसी काम को उलेमाओं ने किया, यहां पे यही काम पोप्स ने किया। इसका बेनिफिट यहां पोप्स को, यहां उलेमा को, भारत में ब्राह्मण्स को। क्या बेनिफिट? कंट्रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को नियंत्रित किया गया तीनों जगहों पे। ठीक है, और जब आपने एजुकेशन को कंट्रोल कर लिया तो फिर आप जैसा चाहते हो आप वैसा कहोगे, तो अर्थ फ्लैट हो गई। रिसर्च थोड़ी की, फिर अर्थ फ्लैट हो गई। अब क्या होता है? हुआ ये कि अब यहां से खेल में थोड़ा सा चेंज आता है। सऊदी अरेबिया में इस्लाम का उदय होता है। इस्लाम के उदय के साथ फिर धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं? अपने रीजन्स को शिफ्ट करना शुरू करते हैं, अपनी पावर को बढ़ाते हैं, और पावर बढ़ा के ये रास्ता बंद कर देते हैं। कौन सा रास्ता? जो यहां से सीधा यूरोप जाता था। ठीक है, अब जब रास्ता बंद हो गया तो यूरोप और भारत के बीच में, या चाइना से जो पूरा व्यापार होता था जिसको हम सिल्क रूट कहते थे, ये पूरा का पूरा बंद हो जाता है। कौन करता है इसे बंद? बेटा इसे बंद करता है, नाम याद रखना, ऑटोमन एम्पायर। कौन? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर कहां का एम्पायर है? टर्की एम्पायर है। कहां का? बहुत सुंदर। तो अब ये जो टर्किश एम्पायर है ये रास्ता बंद कर दे रहा है भारत आने का, और जब भारत आने का रास्ता बंद तो व्यापार बंद, और जब व्यापार बंद तो भाई जो जरूरतें हैं लोगों की वो पूरी कैसे होंगी? नीड तो पूरी करनी है ना भाई। जब हमारे इंडिया के अंदर प्याज का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमें प्याज खरीदना पड़ता है ना। जनता को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया 130 करोड़ को है प्याज नहीं खाना। ठीक है, पसंद है हमें, ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं भाई, गर्मी होती है, प्याज जरूरी है, तो आप भारतीयों को रोक नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी, और जरूरत पूरी करने के लिए क्या होगा? लोग बाहर निकलेंगे।
ठीक है। अब दो देश देखो, स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों के दोनों देश हैं साथ साथ। ये दो देश बाकी बचे हुए देशों की तुलना में पानी की तरफ को ज्यादा है, तो इसलिए यहां पे समुद्री व्यापार ये आसपास के क्षेत्रों से, मतलब ये पूरे का पूरा जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है, इस रीजन में ये लोग व्यापार करा करते थे। ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि चलो भारत पहुंचा जाए कैसे करके, क्या कोई और रूट है, तो इसमें ये एडवेंचर करने निकल पड़ते हैं। तो इसमें कुछ मर्चेंट एडवेंचरर्स होते हैं, जिनमें से एक था मैजेलिन। और मैजेलिन क्या करता है, ये दुनिया का एक चक्कर काट लेता है। मजे की बात यह है कि दुनिया का चक्कर काटता है और इसे अमेरिका नहीं मिलता। ठीक है, पर इसने दुनिया का एक चक्कर काट लिया। और जब ये दुनिया का एक चक्कर काट के आता है तो अब समझ में आता, अबे धरती तो गोल है। अब जैसी धरती गोल है समझ में आता है, ये आके बताता है देखो मैंने पूरा मैप बना रखा है। ये भाई साहब मैप बना के लिया है, और ये मैप सीधे सीधे चर्च के सामने लाके दिखाया। अब चर्च में तो बोल रहे हैं, वो तो वही बातें कर रहे हैं कि एज ऑफ द वर्ल्ड, एज ऑफ द वर्ल्ड, एज ऑफ द वर्ल्ड के बाद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैप बना के लिया, बता कहां है, कहां है एज, कहां है। अब हुआ क्या, अब चर्च की भाई जिस चीज पे, जिस ज्ञान के ऊपर पूरा का पूरा प्रशासन टिका हुआ था, वो तो हिल गया। वो हिल गया और ऊपर से दुनिया के चक्कर भी लगा के आ गए। और जहां दुनिया के चक्कर लगा के आ गए, तो अब जब मेरे पास किसी सामने वाले से ज्यादा ज्ञान है तो मैं उसकी सुप्रीमेसी स्वीकारूंगा ही क्यों? मैं ये मानूंगा क्योंकि भैया ये जो बंदा है मुझसे ज्यादा ऊपर है। अब तो मैं रिटेलिएट करूंगा। रिटेलिएशन आता है किसकी तरफ से? जनता की तरफ से। अब व्यापारी जो हैं वो बाहर निकलने शुरू होते हैं। वो बाहर निकल के देशों को ढूंढना शुरू करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण देश अभी जिसकी खोज होनी थी, ठीक है, वो खोज थी भारत तक पहुंचने की। अच्छा, अब एक क्वेश्चन होता है, बहुत वाहियात सा सवाल होता है, हु डिस्कवर्ड इंडिया? और तुम लोग पढ़ते आए हो जी सर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। कब सर? 1498 में किया था, मुझे आता है। नहीं बेटा जी, खोज उन चीजों की होती है जिन चीजों को कोई जानता ना हो। ये तो 326 से भारत का बनाया हुआ कपड़ा पहन रहे हैं। तो कल कोई भी, आई रिपीट, कोई भी तुमसे ये सवाल करे हु डिस्कवर्ड इंडिया, सीधे सीधे बोलना सर नो वन। किसी ने भी पूछा तो क्या जवाब दोगे? नो वन। तो ढूंढा क्या गया था फिर 1498 में? भारत आने का समुद्री रास्ता। ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये स्पेन और पुर्तगाल को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई देखो तुम ही कर सकते हो, तो तुम ही जाओ। अब इनके पास एक बहुत डेवलप नेवी थी। तो सबसे पहले बार्थोलेम्यू डियाज, ये भाई साहब पुर्तगाली थे। ये अपने सफर शुरू करते हैं। ये यहां तक आते हैं, यहां से फिर वापस चले जाते हैं। इस क्षेत्र को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। तो ये यहां से केप ऑफ गुड होप आए, फिर वापस चले गए। इससे आगे इनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि असल में केप ऑफ गुड होप कैसा है, जैसे ये रास्ता है ना बीच में पैसेज, इस तरफ चट्टाने, इस तरफ चट्टाने, बीच में से रास्ता है, और इधर भी शिप टूटे हुए हैं, इधर भी टूटे हुए हैं। मतलब एक तेज धारा और तुम्हारा शिप गया। इसलिए यहां से वापस आ जाता है ये डिस्कवर करके। अब ये तो पुर्तगाली था, कंपटीशन था पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों में। अब जो स्पेन वाले थे उन्होंने भेजा क्रिस्टोफर कोलंबस को कि चल जा तू। अब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो यहां से निकलते हैं, ये अटलांटिक में बीच में चले जाते हैं, फिर ये बेचारा यहां खो जाता है। ठीक है, हमारे पहाड़ में कहते हैं गज बजिया जाता है। अब ये भटकता है, फिर वापस आता है, और ये आइलैंड देख रहे हो, इसे वेस्ट इंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडीज, वेस्ट।
इसे क्या लगता है, सोचो कि ऐसा खोया, ऐसा गजबजाया ये कि इसे क्या नहीं मिला, इसे डायरेक्शन भी भूल गया है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं। तो इसे लगता है कि मैं इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में हूं और मैंने खोज लिया है वेस्ट इंडीज, इसलिए तो इसको वेस्ट इंडीज कहते हैं। भाई साहब आगे जाते हैं, आगे जाके इन्हें दिखाई देते हैं वो सर पे मोरपंख लगाए हुए लोग, लाल कलर का पेंट कर रखा है, इंडियन, कैसा, रेड इंडियन, तभी तो रेड इंडियन कहते हैं उन्हें, जो नेटिव ऑफ अमेरिकन कहते हैं, जिन्हें जो मूल रूप से अमेरिका के निवासी हैं, उन्हें रेड इंडियन इसलिए तो कहा, उसे लगा मैंने भारतीय देख लिए। आगे जाता है ये बेचारे तो स्टोन एज में होते हैं, अभी ये तो पाषाण काल में जी रहे हैं, मायन सभ्यता चल रही है यहां, ठीक है। तो इन्हें पता लगता है ये गलत हो गया। अब फिर सारा का सारा जो दारोमदार है वो किन भाई साहब के ऊपर आता है, हमारे वास्को डी गामा के पास, ठीक है। अब पुर्तगाली राजा थे इमैनुअल, कौन, इमैनुअल। इमैनुअल इससे बोलते हैं भाई देखो तू ही कर सकता है यार, तू कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा जोश दिलाया जाता है, ठीक है। ये बोलता है ठीक है, अब आप कहते हो तो ये चलता है ठीक उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे बार्थोलोम्यू डियाज आया। ये बीच में जाके स्टंट नहीं किया इसने, मतलब ये लिटरली जो इसका ट्रेवलॉग है, ये क्या करता था, ऐसे दूरबीन रखता था और दूरबीन से ऐसे देखते हुए चलता था कि जमीन दिख रही है नहीं दिख रही है। तो ये जमीन से कभी दूर गया ही नहीं, ये जमीन से दूर दिखानी और पहुंचा ये यहां, बस वही पतला रास्ता, शिप, अब कहां जाऊं। तो ये आया यार, अगर वापस गया तो राजा ने तो बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे भेजा है, तो अब क्या होगा, कहता चल इसे पार करता हूं। ये धीरे धीरे करके अपना शिप पार निकालता है, ठीक है। आगे हिंद महासागर, अब क्या करूं, इससे आगे का रास्ता थोड़ी पता था। तो ये बोलता चल एक काम करता हूं, यहां से वापस ले लेता हूं, देखते हैं कहां पहुंचते हैं। अब ये पहुंचता है इस जगह पे, मेडागास्कर। मेडागास्कर में इसे एक इंडियन गुजराती मर्चेंट मिलता है, अब्दुल नाम था उसका, ठीक है। जरूरी नहीं है हर गुजराती का नाम पटेल होता है या मोदी होता है। तो इनका नाम जो था वो अब्दुल था। अब अब्दुल जो है वो लिटरली, ये देख रहे हो मैंने 4 डॉट बनाए हैं, ये बीच में बेटा वास्को डी गामा का शिप, ये इस तरीके से इसे असिस्ट करके लाया था। ये इसने अपने अभी भी, आज भी, ठीक है, नौकरी लगेगी तुम्हारी, है ना, फिर उसका पैसे वैसे आएंगे, फिर सरकारी खर्चे पे पुर्तगाल जाना। नेशनल म्यूजियम ऑफ पोर्चुगल में आज भी लिखा हुआ है, इसका डॉक्यूमेंट अभी भी रखा हुआ है। तो वहां पे ये बताता है कि किस तरीके से 4 लोग, मतलब किस तरीके से वो मुझे असिस्ट करके लाया था। तो ये इसको असिस्ट करके लाता है कहां, यहां। अब ये बोलता है देखो ऐसा है, हम तो चले गुजरात, तुम सीधा चले जाना, पहुंच जाओगे। तो अब ये सीधा पहुंचते हैं कहां, कैलिकट। अच्छा, अब कैलिकट में तुम किताब पढ़ोगे, किताब में लिखोगे, देखोगे कि इसका स्वागत किया था किंग, भारत के एक हिंदू राजा जामोरिन ने, ठीक है। अब असल में इसका नाम जामोरिन था ही नहीं, इसका नाम था मन विक्रमा। क्या था, मन विक्रमा। जामोरिन उसका टाइटल था, उपाधि थी। इसका नाम है मन विक्रमा जामोरिन, मन विक्रमा जामोरिन। तो ये जामोरिन ने क्या करा, इसके अराइवल को वेलकम किया। इसने कहा आओ पधारो हमारे देश। इसने दिया बदले में इसे सोना। जामोरिन ने कहा कि तुम्हें जो खरीदना है, जो लेना है ले जा लो। तो ये यहां से लेके जाता है मसाले और भारत में बनी हुई चीजें, यहां से इसे वापस लेके जाता है और फिर जो सामान वापस लेके गया होता है उस सारे सामान को बेच देता है और 1 रुपए के 60 रुपए कमाता है, यानी 60 टाइम प्रॉफिट अर्न करता है। 1 रुपए की चीज अगर तुम 60 रुपए की बेच रहे हो तो सोचो कितना मुनाफा कमाया, भयानक मुनाफा। तो इसके बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट, यही भाई साहब थे जिन्होंने यूरोपियन कुजीन में ब्लैक पेपर इंट्रोड्यूस किया था। अब अगर आप कभी यूरोपीय खाना खाओ तो यूरोप के लोगों खाना बनाना थोड़ी आता है उन्हें,
हमारी तरह लजीज खाना नहीं बनाते वो। उनका खाना क्या होता है, वो लिया, उसे उठा के आग पे डाल दिया, फिर ऐसे पलटा, फिर ऐसे पलटा, उसमें काली मिर्ची डाली, खा गए। ठीक है, या सारी चीजों को कुकर में डाला, उसे बॉईल किया, काली मिर्च डाली, खा गए। तो ये ब्लैक पेपर इंट्रोड्यूस किया इसने। और ब्लैक पेपर दोस्तों उस टाइम पे सोने के गोल्ड रेट पे मिलता था, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते थे। ब्लैक गोल्ड वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये है, ये देखा, ये बाबा ब्लैक शिप। तो ब्लैक गोल्ड असल में किसको कहते थे, काली मिर्च को। तो ये यहां से काली मिर्च इसने इंट्रोड्यूस किया, और काली मिर्च की बहुत ज्यादा डिमांड पूरे के पूरे यूरोपीय बाजार में थी। ठीक है, अब पोर्चुगीज लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा मौका हमें मिला है, तो क्यों ना अब हम क्या करना शुरू करें, भारत में सीधे सीधे व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करें। ठीक है, तो अब पोर्चुगीज क्या आते हैं, इंडिया आते हैं, और इंडिया के अंदर अपने ट्रेड सेंटर्स को खोलते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलते हैं। बात समझे? अब क्या होता है, देखिए, जब ये इंडिया आते हैं तो इंडिया के आने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में डालते हैं। फैक्ट्रीज का काम क्या हुआ करता था, ये भारत में परचेजिंग का काम करती थी। परचेजिंग मतलब भारत में जो लोकल व्यापारी हैं, जो लोकल फार्मर्स हैं, उनसे सामान खरीदती थी। इस सामान को का गट्ठर बनाते थे, पेटियां बनाती थी, और ये पेटियां सीधे पुर्तगाल भेज दी जाती थी। पुर्तगाल में इसकी पैकेजिंग होती थी, पैकेजिंग के बाद ये इसे पूरे के पूरे यूरोपियन मार्केट में बेच देते। तो ये काम होता था। अच्छा, अब जो आपकी ये फैक्ट्री है वो आपके नेटिव प्लेस से दूर है, ये सरकारी लोग थे। तो सरकार ये चाहेगी कि भाई जो भी मैं काम कर रही हूं, जो भी भारत में काम हो रहा है, वो सारा का सारा काम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, सही ढंग से चलता रहे। इसीलिए भारत में अपनी फैक्ट्रीज को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक प्रशासनिक ढांचा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया। उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, प्रशासनिक ढांचे में, एक व्यक्ति को सारी पावर दी गई जिसको कहा जाता था गवर्नर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों से इसमें यह निकल के आया कि भाई वास्को डी गामा ने 1498 में किस चीज की डिस्कवरी की थी, तो किसकी डिस्कवरी हुई थी, सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण खोज है। यह महत्वपूर्ण खोज इसलिए है क्योंकि देखो बच्चों, जब ये जमीन के रास्ते से व्यापार करने जाते थे तो रास्ते में इनके ऊपर हमले होने का खतरा था। पानी में कौन हमले करने आएगा, ठीक है। जैक स्पैरो नहीं था बच्चे तभी। अभी जैक स्पैरो नहीं आया है। हाँ, तो बात समझे। अब ओके दोस्तों, तो अब यहां पे पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भाई साहब ये आते हैं और भारत में आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इन्हें एक बात समझ में आती है कि जो भारत का मुख्य व्यापार है वो इस समय पे अरबी लोगों के साथ होता था। अरब सागर पार करो, इन लोगों, ये वो क्षेत्र है जिसके साथ भारत मोस्टली व्यापार करता था। और कितना अच्छा होगा कि अगर हमारा प्रशासन इस अरबी क्षेत्र के ऊपर भी हो जाए या इस पूरे ट्रेड को अगर हम कवर करें तो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है इससे, ठीक है। यानी अरब सागर पे नियंत्रण करने का मतलब, देखो जमीन पे तो नियंत्रण आप कर नहीं सकते, पर समंदर किसी का थोड़ी है, आप समंदर में अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। इसके लिए अल्मीडा एक पॉलिसी की शुरुआत करता है दोस्तों, जिस पॉलिसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहा गया, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या है,
अरब सागर में अगर कोई भी जहाज आया तो उसको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो परमिशन पेपर जहाज में नहीं है तो उस जहाज को पुर्तगाली डुबा देते थे। बदले में वहां जितना भी चीजें रखी हुई हैं, जितना भी उसके अंदर सामान है, वो सारा का सारा सामान लूट लेते थे। अब सोचो, बाहर से आई हुई एक शक्ति, जिस समंदर पे तुम पिछले लगभग 600 साल से काम कर रहे हो, 600 साल से व्यापार खुला हुआ है, उस समंदर पे कोई बाहर से आके बोल रहा है ये समंदर हमारा है, तो क्या स्वीकार्य होगा? नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, यहां एक बैटल होती है। गुजरात का राजा, ईरानियन किंग और अरब किंग, ये सब मिलके एक सेना बनाते हैं, ट्राई पार्टी अलायंस बनाते हैं। और इस ट्राई पार्टी अलायंस का एक समुद्री युद्ध होता है पुर्तगालियों के साथ, जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं। हारने के बाद ये अपनी सेना को फिर से ठीक करते हैं और ज्यादा आधुनिक तोपें लगाते हैं और अब इन तीनों को हरा देते हैं। जैसे ही ये तीनों हारते हैं, अब क्लेम करने वाला तो कोई बचा नहीं, तो पूरा का पूरा अरब सागर अब हो गया किसका? पोर्चुगीज का। और पोर्चुगीज की ये ब्लू वाटर पॉलिसी स्टैब्लिश हो गई। बेटा ये एक ऐसी पॉलिसी है जिस पॉलिसी ने, ठीक है, पुर्तगालियों को इतना कमा के दिया जितना उन्होंने कभी भी भारत में व्यापार से नहीं कमाया, ठीक है। अब यह आधुनिक समय में क्यों उपयोगी है? पिछले साल ही, ठीक है, पिछले साल आपका एक कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है लोथल में। लोथल क्या है? हड़प्पन सभ्यता के समय का एक बंदरगाह है। यहां पे भारत का पहला नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। मैरीटाइम म्यूजियम का मतलब यह, समंदर के अंदर जितने भी शिप डूबे हुए हैं उन रेक शिप का भाग यहां पे डिस्प्ले पे लगाया जाएगा, ठीक है। और ये भारत सरकार किसकी मदद से बना रही है? नेशनल म्यूजियम ऑफ पोर्चुगल की मदद से, है ना। शिप तुम नहीं डुबाए हैं, तुम्हें ही पता होगा खजाना कहां है ठीक है। तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं। अब इसके बाद ये ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत होती है और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो यहां पे हमारे पास दो क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एसएससी से लेके बहुत पेपरों में पूछा गया। दूसरा सवाल यह है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? अल्मीडा ने की थी। अब क्या होता है, अल्मीडा का कार्यकाल खत्म होता है, ठीक है। वैसे ही अपने बेटे की मृत्यु से दुखी था, तो बेटे के मरने के बाद फिर इससे पूछा जाता है, अब ये मतलब इसका बेसिकली मन नहीं था, ठीक है। अब क्योंकि इसका मन नहीं हो रहा था काम करने का, तो इसे बोलते हैं एक काम करो तुम अब जाओ। और इसी का जनरल, जिसका नाम था अल्फांसो डी एल्बू, QUERQUE, एल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो याद रखना आम होता है, आम की प्रजाति होती है, ठीक है। तो एल्बुकर्क क्या है? इसके जनरल का नाम है। यह बनता है अगला गवर्नर। एल्बुकर्क को किस लिए जाना जाता है? 1510 में इसने क्या जीत लिया? गोवा जीत लिया, ठीक है। तो 1510 में इसने क्या कैप्चर किया? गोवा। और गोवा लिबरेट हुआ था 1961 में। भारत आजाद हो गया था 1947 में, गोवा को आजादी मिली थी 1961 में, ठीक है। ऑपरेशन क्या? गोवा नहीं बच्चों, हमारी अच्छी एकेडमी का नाम है, यह भी था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय भारत के इतिहास में 2 बार हुआ है। गोवा लिबरेशन वॉर 1961, कारगिल, दूसरा कारगिल, दोनों ही क्या है? ऑपरेशन विजय।
ठीक है, और तीसरा फिर हमारी एकेडमी। चलिए, तो 1510 में इसने गोवा को कैप्चर किया, ठीक है। अब ये तो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, है ना। सवाल ये है क्यों किया। मैंने कहा ना क्यों बहुत जरूरी होता, सही सवाल कि क्यों कर लिया। देखो अब अगेन खेल यही मैप में ही है। 1510 का जो ड्यूरेशन है, ये जो समय चल रहा है, इस समय पे इंडिया एक डिवाइडेड पावर है। डिवाइडेड पावर का मतलब ये है भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मुसलमान रूल है और सल्तनत पीरियड चल रहा है, ठीक है। सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर है जिसका नाम अगेन हमारी एकेडमी के नाम पे ही है। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और इसी विजयनगर साम्राज्य के राजा हैं कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, ठीक है। बाबर अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखता है कि कृष्णदेव राय भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था। बाबर ने इंडिया पर अटैक किया था 1526 में, और अपनी किताब में लिखता है कि ये बहुत ताकतवर राजा है। इसीलिए बाबर दक्षिण नहीं आया था, उत्तर से ही वॉर करके निकल गया था। इसलिए उसने उत्तर पे ही हमला किया, उत्तर को ही कब्जाया, क्योंकि उत्तर डिवाइडेड था। साउथ इंडिया पूरा का पूरा एक किंगडम, विजयनगर एम्पायर। अब ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर एम्पायर है, इस विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय की सबसे खास बात यह थी कि इसकी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों हुआ करते थे। खास तौर से इसकी सेना में उत्तर की टक्कर के, ठीक है, घुड़सवार हुआ करते थे, और उन घुड़सवारों को जरूरत थी किसकी? अरबी घोड़ों की। अब अरबी घोड़े बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले घोड़े होते हैं आज भी फास्टेस्ट रनिंग हॉर्स अरबी घोड़ा होता है। एक घोड़ों की दौड़ होती है, डरबी रेस, नाम सुना है? घोड़े की दौड़ होती है, उसमें लोग सट्टा लगाते हैं। तो जो डरबी की दौड़ होती है वो डरबी रेस कहते हैं उसे। वो डरबी रेस के अंदर जो घोड़ा दौड़ता है, ऐसी नहीं कि यहां से कि वो टट्टू सा या खच्चर उठा लिया कि चल बेटा दौड़। डरबी की रेस में वो तो बेचारा पता भी नहीं लगेगा वो कहां रह गया। तो इसमें यूज किया जाता है कौन सा? अरबी घोड़े। तो ये फास्टेस्ट मूविंग हॉर्स है, और इन फास्टेस्ट मूविंग हॉर्सों की जरूरत भारत में बहुत ज्यादा थी, खास तौर से विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। तो इसका गोवा से क्या लेना देना है? गोवा इन अरबी घोड़ों का मार्केट था, समझे। तो यहां से आया गोवा, ठीक है। बीचेस के मजे ले लो, घोड़े भी खरीद लो, ठीक है। तो यहां पे ये घोड़े का व्यापार हुआ करता था। अब ये बात पुर्तगालियों को कैसे पता? ठीक है, एक कहावत सुनिए, घर का वेदी लंका ढाए। एक थे तिमैथा, एक ब्राह्मण थे, ठीक है। ये चिड़े हुए थे बीजापुर वालों से, तो इन्होंने जाके अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा कि आप घोड़ों का व्यापार करो, ठीक है। इससे आपको सपोर्टिंग, दक्षिण का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा का सपोर्ट मिलेगा। राजा कौन? कृष्णदेव राय, ठीक है। इस वजह से इन्होंने गोवा को कैप्चर किया। गोवा कैप्चर करने के बाद वहां का सारा जो पावर थी वो अपने हाथ में ले ली, और व्यापार भी अपने हाथ में रख लिया। अब अरबी घोड़े गोवा आते थे और पुर्तगाली उन्हें पहुंचाते थे कृष्णदेव राय के पास, विजयनगर एम्पायर के पास। इस वजह से इन दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई, ठीक है। व्यापार बढ़ा, समझे। इसके साथ साथ जो पुर्तगाली थे वो गोवा को बढ़ाते हैं, रेस करते हैं, किसमें? चारों तरफ फोर्टिफिकेशन करते हैं, इसका किलाबंदी करते हैं। और एल्बुकर्क कहता है अपने साथियों से, अपने फेलो पुर्तगालियों से कि गोवा आओ और गोवा में आके रहो, भारतीयों के साथ विवाह करो, बच्चे पैदा करो और हमारी सेना बढ़ाओ।
ठीक है। अब बच्चे कैसे पैदा होंगे? हमारे यहां तो सती चल रही था। अब ऐसा थोड़ी कि कोई भाई शादीशुदा है उसकी बीवी को लेके आगे शादी कर लोगे, नहीं। उसके लिए तो आपको एक सिंगल लेडी चाहिए, और यहां पे सिंगल लेडियां हुआ नहीं करती थी, महिलाओं को तो हम फूंक देते थे। इसीलिए ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसी यूरोपीय शक्ति हैं पुर्तगाली, जिन्होंने सती प्रथा पे बैन लगाया था। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इन इंडिया विच यूरोपियन पावर अबॉलिश्ड सती सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार सती प्रथा का अंत किया था? तो ना, कौन सी शक्ति हो गई? पुर्तगाली। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन गया आपका यहीं पे, ये बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन और बना कि विच वॉज द लास्ट पॉलिटिकल पावर, विच वॉज द लास्ट यूरोपियन पावर दैट लेफ्ट इंडिया? भारत से जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे आखिरी में कौन गए? पुर्तगाली। 1498 में आते हैं और जाते कब हैं? 1961। समझे? ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। अब बच्चों, पहली बात, ये कोई डेमो क्लास नहीं था, ये क्लास नंबर 1 है। तो ये जितना मैंने पढ़ाया कल में, इसके नोट्स प्लस ये पुर्तगालियों का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। ये जो इंडिया आए, इस इंडिया में कुछ चेंजेस भी तो लाए होंगे, तो ये क्या चेंजेस इंडिया के अंदर लाए और उसका इंडिया पे इंपैक्ट क्या पड़ा, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।